अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का 2019 का क्वेश्चन नंबर 8 है, कराची बोर्ड का। आइए डेटा को देखते हैं। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर सलमान, अ सोल ट्रेडर, एज ऑन दिसंबर 31, 2018। सोल ट्रेडर कहते हैं कि वो वाहिद मिल्कियती कारोबार है, एक ऐसा शख्स है जिसका कारोबार वाहिद मिल्कियती कारोबार है, यानी उसके कारोबार में उसका ना कोई पार्टनर है ना कोई दूसरे शेयर होल्डर्स हैं। फिर हमें डेबिट एंड क्रेडिट की सूरत में अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया गया है। इसमें कैश है, अकाउंट रिसीवेबल, परचेज, इन्वेंट्री, बिगिनिंग इन्वेंट्री है, ये प्रीपेड सैलरी है, फर्नीचर, मशीनरी, रेंट एक्सपेंस, सेल्स, रिटर्न एंड अलाउंस, सेल्स डिस्काउंट, अकाउंट पेबल, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, अलाउंस फॉर बैड डेट भी है, सेल्स है, परचेज डिस्काउंट एंड कैपिटल मिस्टर सलीम। डेटा फॉर एडजस्टमेंट में हमें कह रहे हैं, नंबर 1 में कह रहे हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एट ₹25,000, ये हमारी एंडिंग इन्वेंट्री है। सैलरीज एक्सपायर्ड ₹6,000, सैलरीज जो खर्च हो गई वो 6,000 थी। देखिए पहले हमें प्रीपेड सैलरीज गिवन थी प्रीपेड सैलरी 10,000। अब बता रहे हैं कि उन प्रीपेड सैलरी में से, यानी हमने अपने एम्प्लॉयज को जो एडवांस में सैलरीज दी हुई थी, उनमें से 6,000 खर्च हो गई। अनपेड रेंट 2,000, रेंट एक्सपेंस हमारा ऑलरेडी हो चुका है 8,000 का, उसमें से अभी मजीद हमने देना है 2,000 रुपये, अभी भी हमारा अनपेड है, यानी हमने मजीद देना है 2,000 रुपये। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो फर्नीचर पर है वो 2,000 है, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो मशीनरी पर है वो 1,000 है। फिर हमारे पास बैड डेट एक्सपेंस है 800 रुपये का। रिक्वायर्ड में हमें कह रहे हैं प्रिपेयर द एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज इन जर्नल या prepare income statement for the year ended December 31st, 2018 and balance sheet as on December 31st, 2018। तो आज हमारा टॉपिक एडजस्टिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री नहीं है, बल्कि हमारा टॉपिक है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। तो चलिए आइए इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लिया है। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले कंपनी का नाम आता है, यहाँ पर कंपनी का नाम है या बिजनेस का नाम है सलमान ट्रेडर्स। उसके बाद हम इनकम स्टेटमेंट की हेडिंग डालते हैं, और उसके बाद जिस डेट पर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं उस डेट की हेडिंग डालते हैं। जैसे यहाँ पर है फॉर द ईयर एंडेड December 31st, 2018। इसके बाद जब हम अपनी इनकम स्टेटमेंट शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं सेल्स। हम क्वेश्चन में चेक करते हैं हमारी सेल्स कितनी है। देखिए सेल्स का अमाउंट हमें दिया हुआ है 2 लाख रुपए, तो हम यहाँ पर लिख देंगे थर्ड कॉलम में, जैसे कि हमने पिछली क्लास में भी किया था, 2 लाख रुपए। आपको याद होगा कि सेल्स में से हम 2 चीजें माइनस करते हैं, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस एंड सेल्स डिस्काउंट। क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास ये 2 चीजें कितनी कितनी दी हुई हैं। देखिए सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस हमें गिवन है 2,000 का, और सेल्स डिस्काउंट गिवन है 1,500 रुपये। तो हम इन दोनों को सेकंड कॉलम में लिखेंगे, सेल्स रिटर्न 2,000, सेल्स डिस्काउंट 1,500, और यहाँ पर इनको टोटल करके इसके सामने ही यहाँ पर हम लिख देंगे, लेकिन माइनस में है। सेल्स में से जब सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस और सेल्स डिस्काउंट इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो फिगर आती है वो कहलाती है नेट सेल्स। तो इन दिस केस हमारे पास नेट सेल्स आ गई 1,96,500। नेट सेल्स में से हम लेस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए क्वेश्चन में कहीं भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन नहीं है, तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करनी पड़ेगी।
और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए हम सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री लिखते हैं। यहाँ पर हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है 10,000 रुपए। इसको भी हम थर्ड कॉलम से शुरू करते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री में फिर हम ऐड कर देते हैं नेट परचेजेस। क्वेश्चन में हमें नेट परचेजेस भी गिवन नहीं है, तो इसके लिए भी हम नेट परचेज की कंप्यूटेशन करते हैं। नेट परचेज की कंप्यूटेशन के लिए सबसे पहले हम परचेजेस का अमाउंट देते हैं कि परचेजेस कितना है, हमारी टोटल परचेज कितना है, ग्रॉस परचेज कितना है, उसको हम लिख लेते हैं। इन दिस केस हमारे पास ग्रॉस परचेज है 1,11,300। इसको हम सेकंड कॉलम में लिखते हैं। इसमें हमने ऐड करनी होती है ट्रांसपोर्टेशन एंड। क्वेश्चन में चेक करें कहीं आपको ट्रांसपोर्टेशन एंड गिवन है। क्वेश्चन में डेटा में कहीं पर भी ट्रांसपोर्टेशन एंड गिवन नहीं है, तो यही हमारी ग्रॉस परचेज है। इस ग्रॉस परचेज में से हम माइनस करते हैं परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट। क्वेश्चन में देखते हैं हमें ये दोनों फिगर्स गिवन है। परचेज डिस्काउंट का अमाउंट गिवन है 2,000 रुपए, लेकिन परचेज डिस्काउंट कहीं पर भी परचेज रिटर्न कहीं पर भी गिवन नहीं है। तो मैं परचेज रिटर्न को यहाँ से हटा देता हूँ, सिर्फ परचेज डिस्काउंट लिख लेता हूँ। परचेज डिस्काउंट है हमारे पास 2,000 रुपए। इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेट परचेज का अमाउंट। ₹1,09,300। ये नेट परचेज हम ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड करते हैं, और जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो फिगर आती है वो कहलाती है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यानी वो सामान जो सेल के लिए हमारे पास मौजूद था। ये था 1,19,300 रुपए। इसमें से हम लेस कर देते हैं अगेन एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री देखते हैं क्वेश्चन में हमें कितनी गिवन है। ओके, एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री हमेशा डेटा फॉर एडजस्टमेंट में गिवन होती है। यहाँ पर देखें एंडिंग इन्वेंट्री हमें गिवन है 25,000। जब हम इसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो अमाउंट आती है वो कहलाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम माइनस कर देते हैं नेट सेल्स में से। नेट सेल्स थी हमारी 1,96,500, जबकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी 94,300। जब इन दोनों को माइनस कर दिया तो हमारे पास अब जो फिगर आ गई है ये कहलाती है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट तक, जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया था कि ग्रॉस प्रॉफिट तक हम सिर्फ और सिर्फ अनएडजस्टेड डेटा में से सारा डेटा अपना पिक करते हैं, सिवाय एंडिंग इन्वेंट्री के। एंडिंग इन्वेंट्री हम डेटा फॉर एडजस्टमेंट में से लेते हैं, और बाकी जितनी भी फिगर्स आती हैं वो सारी की सारी सिर्फ अनएडजस्टेड डेटा में से आती हैं। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम माइनस कर देते हैं ऑपरेटिंग एंड जर्नल एक्सपेंसेस। आइए क्वेश्चन में चेक करते हैं कि हमारे पास ऑपरेटिंग एंड जर्नल एक्सपेंसेस कौन कौन से गिवन है। ऑपरेटिंग एंड जर्नल एक्सपेंसेस को हम हमेशा अनएडजस्टेड डेटा में से चेक करते हैं और फिर उसको डेटा फॉर एडजस्टमेंट में टैली करते हैं।
कैश अकाउंट रिसीवेबल, परचेज, इन्वेंट्री, प्रीपेड सैलरीज, फर्नीचर, मशीनरी, रेंट एक्सपेंस। ये पहला एक्सपेंस आ गया हमारे पास, ऑपरेटिंग एंड जनरल एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस। और उसकी ये देखिए एडजस्टमेंट भी है, अनपेड रेंट 2000, जिसकी वजह से हमारे ये रेंट एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा हमारा रेंट एक्सपेंस। तो हम लिख सकते हैं रेंट एक्सपेंस 8000 प्लस 2000, टोटल 10,000। इसके बाद सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, सेल्स डिस्काउंट, अकाउंट पेबल, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, अलाउंस फॉर बैड डेट सेल्स, परचेज डिस्काउंट्स, सलमान कैपिटल। ओके, अनएडजस्टेड डेटा में हमारे पास मजीद कोई एक्सपेंस नहीं है, डेटा फॉर एडजस्टमेंट में चेक करते हैं। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, ये हम लिख चुके हैं। सैलरीज एक्सपायर्ड ₹6000, हमारी प्रीपेड सैलरी थी, देखिए 10,000 की प्रीपेड सैलरी थी, अब उसमें से बता रहे हैं कि एक्सपेंस जो हो गया है पैसे की वो 6,000 का हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे सैलरी एक्सपेंस 6,000। इसके बाद है हमारे पास अनपेड रेंट, इसको हम लिख चुके हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन फर्नीचर 2000 और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन मशीनरी 1000। मशीनरी 1000 और सबसे आखिर में हमारे पास है बैड एक्सपेंस 800 रुपये। इन सबको टोटल किया तो 19,800 का हमारे पास टोटल ऑपरेटिंग एंड जनरल एक्सपेंसेस आ गए। टोटल ऑपरेटिंग एंड जनरल एक्सपेंस को हम माइनस कर देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में से, तो हमारे पास आ जाता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के बाद हम क्वेश्चन में देखते हैं अगर हमारे पास कोई अदर इनकम गिवन है, लाइक अगर कोई हमारे पास रेंटल इनकम हो या कोई कमीशन इनकम हो, तो रेंटल इनकम या कमीशन इनकम भी हम इसमें प्लस कर देते हैं। लेकिन इन दिस केस इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई भी अदर इनकम गिवन नहीं है, तो ये हम यहीं पर ही क्लोज कर देंगे नेट प्रॉफिट को। और क्लोज करने का तरीका ये होता है कि हम इस अमाउंट के नीचे डबल लाइन डाल देते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि अब इसके नीचे मजीद कोई कंपटीशन नहीं होनी। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई और हमें पता चल गया कि पूरे साल की हमारी इनकम आई है 82,400। देखिए सलमान ट्रेडर ने पूरे साल में जो सेल्स की थी वो 2 लाख की सेल्स थी, इसमें से रिटर्न और डिस्काउंट्स वगैरह जो थे वो 3,500 थे, वो माइनस कर दिए, तो हमारे पास नेट सेल्स आ गई थी 1,96,500। फिर हमने उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन रहा था 94,300। जब हमने ये 94,300 माइनस किया तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1,02,200। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे मालूम करते हैं, उसके लिए सबसे पहले देखते हैं कि ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है हमारी, फिर हम देखते हैं कि हमने नेट कितना परचेज किया है। ओपनिंग इन्वेंट्री थी 10,000 और इस साल जो हमारी परचेजिंग थी वो 1,09,300 की परचेजिंग थी। तो हमें पता चल गया कि हमारे पास टोटल जो सामान रखा हुआ है बिकने के लिए वो 1,19,300 का है। इसमें से अब जो हमारे पास बच गया है, साल के आखिर में जो सामान बच गया है वो है 25,000 का। इन दोनों को जब हमने नेट ऑफ किया तो हमें पता चल गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 94,300 रुपये है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ गया 1,02,200 रुपये।
इसमें से हमने अपने सारे ऑपरेटिंग एंड जर्नल एक्सपेंसेस माइनस कर दिए। ऑपरेटिंग एंड जर्नल एक्सपेंसेस में सबसे पहले हमारे पास रेंट एक्सपेंस है 10,000 का, सैलरीज एक्सपेंस है 6,000, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया 2,000 फर्नीचर का, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मशीनरी 1,000, बैड डेट एक्सपेंस आ गया 800। सबको टोटल किया तो टोटल एक्सपेंसेस हमारे आ गए 19,800 के। ग्रॉस प्रॉफिट था 1,02,200, इसमें से 19,800 के एक्सपेंसेस माइनस किए तो जो नेट प्रॉफिट है जो कि ऑनर के कैपिटल में ऐड हो जाएगा वो बन गया हमारा 82,400 रुपये का। यहाँ पर हमारी इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। इसके बाद अब हम अपना बैलेंस शीट बनाना शुरू करेंगे। जी जनाब, हमने इनकम स्टेटमेंट बना ली और अब हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्राफ्ट कर लिया है। चलिए आइए अब बैलेंस शीट को बनाना शुरू करते हैं। डेटा में हमें कह रहे हैं सबसे पहले कैश 1,00,000 रुपया है, अकाउंट रिसीवेबल 40,000 रुपये है। तो कैश करंट एसेट का पार्ट होता है, हम इसको करंट एसेट्स में लिख देंगे और सेकंड कॉलम में इसका अमाउंट लिख देंगे 1,00,000 रुपया। कैश के बाद दूसरा हेड ऑफ अकाउंट है हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल का अमाउंट है 40,000 और हमें ये देखना होगा कि बैड डेट एक्सपेंस हमारे पास कितने हैं। बैड डेट एक्सपेंस हमारे पास है 800 ये है और अलाउंस फॉर बैड डेट है 1,200। तो इन दोनों को प्लस करके लिखा जाएगा बैड डेट एक्सपेंस, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। अकाउंट रिसीवेबल का अमाउंट है 40,000, इसको मैं फर्स्ट कॉलम में लिखूंगा, इसमें से मैं लेस कर दूंगा अलाउंस फॉर बैड डेट जो कि है 2,000। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट बचेगा 38,000, ये हम इसके सामने ही लिखेंगे। अगला हेड ऑफ अकाउंट देखते हैं परचेज। ये हम यहाँ नहीं लिखेंगे, इन्वेंट्री भी नहीं लिखेंगे। हाँ, जो एंडिंग इन्वेंट्री है 25,000 वो हम लिखते हैं अपने करंट एसेट्स में। नेक्स्ट है हमारे पास प्रीपेड सैलरीज। प्रीपेड सैलरी हमारा एसेट होता है, लेकिन हमें याद है कि प्रीपेड सैलरीज में से कुछ सैलरीज हमारी एक्सपायर हो गई हैं। तो प्रीपेड सैलरी थी 10,000, उसमें से 6,000 की सैलरीज एक्सपायर हो चुकी हैं। तो अब बाकी प्रीपेड सैलरी हमारी रह गई 4,000 रुपये। प्रीपेड सैलरी के बाद हमारे पास है फर्नीचर और मशीनरी, और ये दोनों ही फिक्स एसेट्स होते हैं। तो फर्नीचर मैं यहाँ लिखूंगा फिक्स एसेट्स में। ये है हमारे पास 65,000 का। मैंने इसको फर्स्ट कॉलम में लिखा है क्योंकि इसमें से अभी हमने लेस करना है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। देखते हैं फर्नीचर पर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कितना है। देखिए प्रीवियस डेटा में, अनएडजस्टेड डेटा में फर्नीचर पे कोई अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन नहीं है, लेकिन डेटा फॉर एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है 2,000, ये हम माइनस कर देंगे इसमें से। जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो कहलाएगा बुक वैल्यू। और ये अमाउंट है 63,000। उसके बाद एक और हेड ऑफ अकाउंट है हमारे पास फिक्स एसेट का, जो कि है मशीनरी। मशीनरी है हमारे पास 1,00,000 रुपए की, और इस 1,00,000 में से फिर हम अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे और मशीनरी के ऊपर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन देखते हैं कितना है। देखिए एक तो ये है 10,000 रुपये का अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है मशीनरी पर, और इसके अलावा एक डेप्रिसिएशन ये है 1,000। तो 10,000 और 1,000 दोनों प्लस करके मशीनरी का डेप्रिसिएशन हम लिख देंगे 11,000 रुपये। इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास मशीनरी की बुक वैल्यू आ जाएगी, जो कि बनेगी 89,000। इसके बाद रेंट एक्सपेंस है। रेंट एक्सपेंस एक्सपेंस होता है। सेल्स डिस्काउंट ये भी नहीं आएगा। अकाउंट पेबल 42,000, ये हमारा हाँ, ये हमारी लायबिलिटी है अकाउंट पेबल, इसको हम लिखेंगे लायबिलिटी साइड पर।
अकाउंट्स पेबल 42,000। अकाउंट्स पेबल के बाद अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, अलाउंस फॉर बैड डेट, ये सब हमने ले लिया। सेल्स नहीं आएगा, परचेज डिस्काउंट नहीं आएगा। सलीम कैपिटल, ये हमारा ओपनिंग कैपिटल है 1,92,600। ऑनर इक्विटी के कॉलम में आएगा। कैपिटल एट स्टार्ट 192,600। हमारा अनएडजस्टेड डेटा कंप्लीट हो गया। अब डेटा फॉर एडजस्टमेंट में देखते हैं। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, सैलरीज एक्सपायर, ये दोनों हम लिख चुके हैं। अनपेड रेंट, ये हमारी लायबिलिटी है 2,000, इसको लिखेंगे लायबिलिटीज के कॉलम में। या आप इसको रेंट पेबल भी लिख सकते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस हमने ले लिए हैं और बैड डेट एक्सपेंसेस भी हमने ले लिए। एक चीज रह गई, नेट इनकम हम इसमें ऐड करेंगे, जो कि आई थी हमारे पास 82,400 नेट प्रॉफिट। चलिए जी, हमने अपना सारा डेटा यहाँ पर पोस्ट कर दिया। अब हम इसको टोटलिंग करते हैं ज़रा कि हमारे पास टोटल कितने अमाउंट्स आ रहे हैं। सबसे पहले मैं टोटल करंट एसेट्स को ले लेता हूँ। टोटल करंट एसेट्स हमारे आ गए 167,000। इसके बाद फिर मैं टोटल फिक्स एसेट्स ले लेता हूँ। देखते हैं टोटल फिक्स एसेट्स हमारे पास कितने हैं। टोटल फिक्स एसेट्स हैं 1,52,000। इन दोनों को जब टोटल करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास टोटल एसेट्स कितने हैं। फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों को मिला के हमारे पास टोटल एसेट्स जो हैं वो है 3,19,000। ओके, अब यही सेम अमाउंट हमारा अपोजिट साइड पर भी होना चाहिए, तभी ये बैलेंस शीट हमारी बैलेंस होगी। इक्विटी साइड पर भी सेम अमाउंट होना चाहिए। देखते हैं कि हमारे पास कैपिटल एट एंड कितना आ रहा है। कैपिटल एट एंड है हमारे पास 2,75,000। जबकि लायबिलिटीज है हमारे पास टोटल 44,000। दोनों को प्लस करेंगे तो 3,19,000 रुपये हमारे पास इक्विटी साइड पर भी आ गया और 3,19,000 हमारे पास एसेट साइड पर भी आ गया। तो इस तरह हमारी ये बैलेंस शीट भी बैलेंस हो गई। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपसे अगली क्लास में मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।